हेलो टू ऑल यंग माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंटिटी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस के बारे में। इससे पहले जो हम लोग वीडियो देखे थे तो उसमें हम लोग बात किए थे अबाउट एसिड। तो एसिड का टाइप देखे थे और एसिड का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखे थे। उसी तरह से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बेस के बारे में देखेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो जैसा कि हम आपको पहले बताए थे, जो सबसे पहले बेस कहते किसको हैं, तो जितने सारे बिटर टेस्ट के सब्सटेंस थे सबको बेस कह रहे थे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो आर्हेनियस क्लासीफाई किए थे वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन। तो जितने सारे सब्सटेंस थे उसको लेबोरेटरी में ले जाया गया। उसके बाद उसको वाटर में डिज़ोल्व किया गया। वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद जितने सारे बिटर टेस्ट के सब्सटेंस थे वो सबको अगर देखा गया तो वहाँ पर क्या रिलीज हो रहा था, OH- आयन रिलीज हो रहा था। और वो जितने सारे सब्सटेंस थे जिसका टेस्ट सार था, वो सारे के सारे सब्सटेंस में H+ आयन रिलीज हो रहा था। तो अब H+ आयन जो भी रिलीज किया तो उसको हम लोग एसिड कह रहे थे, और OH- जो भी रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या कह रहे थे, बेस कह रहे थे। तब जाकर के यहाँ से डिफिनेशन आया। तो बेस हम लोग कहते कि इसको हैं द सब्सटेंस with bitter taste and give a soppy touch are known as base, but many base have corrosive nature। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट है, कौन सा टेस्ट प्रोवाइड करेगा तो उसको हम लोग बेस कहेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपका बीटा टेस्ट। बीटा टेस्ट अगर कोई भी सब्सटेंस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको आप बेसिक नेचर कह सकते हैं। उसका फिर दूसरा प्रॉपर्टी क्या है आपका, सॉपी टच देता है। ये सॉपी टच प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद फिर ये कोरोसिव इन नेचर होता है। और कोरोजन हम आपको पहले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं, जो कोरोजन क्या होता है और कोरोसिव नेचर जो भी सब्सटेंस शो करता है तो वो क्या करता है, जैसे ही मेटल या फिर किसी चीज़ पर ये पड़ेगा, जो भी सब्सटेंस कोरोसिव होता है तो उसको क्या करता है, उसको थोड़ा सा कोराइड कर देता है, खुरदुरा कर देता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कोरोसिव नेचर। लेकिन अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस देखें तो आर्हेनियस साहब क्या बोले थे, जो जितने सारे सब्सटेंस है अगर वो एक्वस मीडियम में OH- आयन रिलीज करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस दो सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोक्साइल आयन इन देयर एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेस। तो हाइड्रोक्साइड्स जो रिलीज करेगा एक्वा सॉल्यूशन में तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस। तो वो सारे सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइड्स आयन रिलीज करेगा इन एक्वा सॉल्यूशन तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। जैसे अगर NaOH को हम लोग एक्वस में डालें, NaOH को वाटर में डालें, AQ मतलब होता है एक्वस, एक्वस मतलब क्या होता है आपका H2O। तो NaOH को जैसे ही हम लोग H2O में डिजोल्व करेंगे तो Na प्लस एक्वस प्लस OH- एक्वस का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर देखिए NaOH क्या प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर OH- आयन, इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो हम लोग NaOH को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका KOH। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका कौन सा, KOH। इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही एक्वस मतलब वाटर में डालेंगे तो यहाँ पर पोटेशियम आयन K+ आयन एंड OH- आयन रिलीज करेगा। और ये OH- आयन क्या है, आपको इसी को कहते हैं हाइड्रोक्साइड्स आयन। तो जाकर के KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स को भी हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसको बेस कहेंगे। लेकिन अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में क्या है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही हम लोग वाटर में देते हैं तो कैल्शियम 2+ प्लस OH-2। यहाँ पर 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर 2 OH- यहाँ रिलीज हो रहा है। तो ये भी CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स भी वाटर में डिजोल्व होकर के क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, हाइड्रोक्साइड्स आयन रिलीज कर रहा है। तब जाकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स को भी हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो वो सारे सब्सटेंस को हम लोग बेस कहेंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन रिलीज करेगा। ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। अब दूसरा बात है जो एल्कली किसको कहते हैं। एल्कली और बेस में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस बात यहाँ पर यह है, अगर कोई भी सब्सटेंस
बेस है वो बीटा टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है और वो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, तो उसको हम लोग बेस कहेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, जो सारा का सारा बेस जो एक्वस सॉल्यूशन में 100% आयोनाइज हो जाए, अगर एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग 30 आयंस डाले, 20 आयंस डाले, जितना भी मॉलिक्यूल्स डाले हैं बेस का, जैसे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड्स का ले लें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मॉलिक्यूल्स डाले, 2 मॉलिक्यूल्स डाले या फिर 1000 मॉलिक्यूल्स डाले, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हर एक मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट करके अगर OH माइनस आयन रिलीज करेगा, तब जाकर के उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्कली कहेंगे। तो ऐसे वो सारे बेस जो 100% आयोनाइज होकर के OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड्स आयन रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्कली कहेंगे। तो यहाँ से अल्कली का डेफिनेशन आ गया आपका, द बेसेस व्हिच कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। तो वो सारा बेस जो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, उसको हम लोग एल्कली कह देंगे। तो ये एल्कली बेस ही है, लेकिन ये कंप्लीट आयोनाइजेशन में जाएगा, 100% डिसोसिएशन होगा, तब जाकर के उसको हम लोग एल्कली कहेंगे। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एल्कली है, वो 100% आयोनाइजेशन में जाता है। यहाँ पर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है आपका, बेस है, इसको भी वाटर में देंगे तो पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा, लेकिन ये 100% आयोनाइजेशन में जाएगा, जिस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्कली भी कहेंगे। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी NH4 प्लस अमोनियम आयन एंड OH माइनस हाइड्रोक्साइड्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करेगा, जिस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्कली कहेंगे। ये भी कंप्लीट आयोनाइजेशन में जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, ये भी डिसोसिएट करके कैल्शियम 2 प्लस आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा बाय द कंप्लीट आयोनाइजेशन, तो हम लोग इसको सबको क्या कहेंगे, एल्कली कहेंगे। तो वो सारा का सारा बेस जो 100% आयोनाइजेशन में जाएगा इन एक्वस सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, एल्कली कह देंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। तो बेस का जो क्लासिफाई किया गया वो बहुत सारे बेसिस पर किया गया है। कभी भी अगर आप क्लासिफाई करते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है जिस चीज़ को आप क्लासिफाई कर रहे हैं उस चीज़ का कौन सा प्रॉपर्टीज को कंसीडर करते हुए क्लासिफाई कर रहे हैं। एक ही चीज़ को कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे अगर आपको हम बोलें तो आप अपने क्लास को क्लासिफाई करें, क्लास के स्टूडेंट को क्लासिफाई करें, तो किसी को मन करेगा जेंडर के बेसिस पर क्लासिफाई करने के लिए, किसी का मन करेगा कलर के बेसिस पर क्लासिफाई कर दें, किसी को मन करेगा हाइट के बेसिस पर क्लासिफाई कर दें, किसी को मन करेगा जो कौन कितना पढ़ता है ब्रिलियंसी के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई कर दें। तो जिसका जो मन होगा उसके तरह से वो क्लासिफाई कर सकता है। तो क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन से बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं कोई चीज़ को। तो जैसे मान के चलिए हम पहला लेते हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, बेस को क्लासिफाई किसके बेसिस पर कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रेंथ के बेसिस पर कर रहे हैं। अब बात है जो स्ट्रेंथ क्या होता है भाई, तो स्ट्रेंथ होता है जो काम करता है। जैसे बेस OH माइनस आयन रिलीज करता है तो OH माइनस रिलीजिंग टेंडेंसी को ही हम लोग स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे एसिड H प्लस आयन रिलीज कर रहा था तो H प्लस आयन रिलीजिंग टेंडेंसी को ही उसका स्ट्रेंथ कहेंगे। तो यहाँ पर जो आप बेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो बेस का क्या काम है, OH माइनस आयन रिलीज करना। अगर वो OH माइनस आयन बहुत ज़्यादा रिलीज करेगा, 100% रिलीज कर देगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अगर बेस 100% आयोनाइजेशन में नहीं जा करके लेस आयोनाइजेशन करेगा, कंप्लीट आयोनाइजेशन में नहीं जाएगा, कंप्लीट आयोनाइज नहीं करेगा, तब जाकर के उसको हम लोग क्या कहेंगे, वीक हम लोग बेस कहेंगे। तो सबसे पहला बात है आपका, पहला टर्म है स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। तब स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहेंगे भाई, तो द एल्कली और बेस which undergoes almost complete ionization in aqueous solution to give hydroxides ion is known as strong
बेस। तो अब स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग किसको कह रहे हैं? ऐसा बेस जो एक्वस सॉल्यूशन में 100% आयोनाइजेशन में जा रहा होता है, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। अगर कोई भी बेस 100% आयोनाइज नहीं हो रहा है तो उसको स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जांपल है आपका NaOH। Na प्लस OH माइनस में रिलीज होगा। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन का भी फॉर्मेशन करेगा, सोडियम आयन का भी फॉर्मेशन करेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। डिसोसिएट भी करेगा और ये 100% डिसोसिएट भी करेगा। इसमें कोई भी यहाँ पर नहीं है 10 मॉलिक्यूल्स अगर लेते हैं तो 9 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट किया और 1 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं किया। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पर डिसोसिएट करवाएंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को वाटर में डिसॉल्व करवाएंगे, हर एक मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होगा, तब जाकर के उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट है आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम हाइड्रोक्साइड्स को भी अगर एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो पोटासियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड्स आयन रिलीज करेगा, वो भी 100% आयनाइजेशन के बाद। अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड्स एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड्स भी बेरियम 2 प्लस OH माइनस आयन रिलीज करेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस या फिर एल्कली भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वीक बेस। तो नेक्स्ट है आपका वीक बेस। तो वीक बेस को हम लोग डिफाइन कर रहे थे, द बेस व्हिच अंडरगोज ओनली पार्शियल आयनाइजेशन इन एक्वा सॉल्यूशन आर नोन एज वीक बेस। यहाँ पर अल्कली हम लोग टर्म यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर Zn को हम लोग ZnOH का होल टू जिंक हाइड्रोक्साइड्स को हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर हम लोग इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो Zn2 प्लस जिंक आयन प्लस हाइड्रोक्साइड्स आयन का आयन रिलीज करेगा, और यहाँ पर OH माइनस आयन रिलीज करने की वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। लेकिन यहाँ पर पार्शियल आयनाइजेशन में जाएगा, 100% आयनाइज नहीं होगा। जब 100% आयनाइज नहीं होगा तब जाकर के इसको हम लोग क्या कहेंगे? वीक बेस कहेंगे। लेकिन अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स को अगर हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो मैग्नीशियम Mg2 प्लस एंड 2 OH माइनस आयन रिलीज करेगा। तो यहाँ पर ये भी क्या कर रहा है? OH माइनस आयन रिलीज करने की वजह से इसको भी हम बेस कहेंगे, लेकिन ये कंप्लीट आयनाइजेशन में नहीं जाएगा। दूसरा है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स में क्या होगा? Be2 प्लस एंड OH माइनस। तो अब यहाँ पर जो Be2 प्लस OH माइनस आयन रिलीज करेगा, तो इसकी रिलीज होने की वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, लेकिन ये भी 100% आयनाइजेशन में नहीं जाएगा। तो कुछ ऐसे हाइड्रोक्साइड्स हैं, कुछ ऐसे मेटल हाइड्रोक्साइड्स है जो 100% आयनाइजेशन में नहीं जाएगा, और जो 100% आयनाइजेशन में नहीं जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वीक बेस कहते हैं। तो ये हो गया आपका वीक बेस के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ 2 भाग में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग बेस और सेकेंड वन इज वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग किसको कहे? ऐसा बेस जो एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीट आयनाइज करके OH माइनस आयन रिलीज करे, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कह रहे थे। और ऐसा बेस जो एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं करके और वो OH माइनस आयन का फॉर्मेशन करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वीक बेस कहेंगे। अब नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। यस, कंसंट्रेशन क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ बेस मॉलिक्यूल्स है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन कहेंगे। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ एटम या फिर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है उसी को हम उसका क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन तो बहुत सारा टर्म में होता है, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, इसको हम लोग कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड में बेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा, मतलब बेस का अमाउंट ज़्यादा, डाइल्यूट में वाटर का अमाउंट ज़्यादा। तो इसको देखिए किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। तो द बेस विच कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉन एज कंसंट्रेटेड बेस। तो अगर कोई बेस बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन कर रहा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड बेस। लेकिन अगर द बेस विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूट बेस। तो अगर ये कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का बात करेगा तो यहाँ पर 2 सॉल्यूशन लेंगे। कोई भी सॉल्यूशन किसी के कंपेयर में डाइल्यूट हो सकता है या फिर कंसंट्रेटेड हो सकता है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के रिस्पेक्टेबल बात है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात है।
तो कंसंट्रेटेड एसिड जो होगा डाइल्यूट एसिड के कंपेयर में कंसंट्रेटेड होगा, और जो डाइल्यूट एसिड है वो कंसंट्रेटेड एसिड के कंपेयर में डाइल्यूट एसिड होगा। तो यहाँ पर डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट बेस किसी इंडिविजुअल को नहीं कह सकते, और कंसंट्रेटेड बेस किसी इंडिविजुअल को हम लोग नहीं कह सकते। अगर कंसंट्रेटेड बेस कहेंगे इसका मतलब उस किसके कंपेयर में कर रहे हैं, तो जिस किसी भी बेस के कंपेयर में इसको हम लोग कंसंट्रेटेड कह रहे हैं, इसका मतलब उसके पास वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। जैसे अगर मान के चलें 2 कंटेनर है, यहाँ पर 1 लीटर मतलब वाटर है, और यहाँ पर भी 1 लीटर वाटर है, लेकिन 1 लीटर वाटर में यहाँ पर 500 ml क्या है आपका NaOH, लेकिन यहाँ पर 1 लीटर वाटर में 1 लीटर या फिर 1000 ml NaOH दिया हुआ यहाँ पर। तो अब बात है यहाँ पर 1 लीटर तो वॉल्यूम तो सेम हो गया, लेकिन यहाँ पर 1000 ml है, यहाँ पर 500 ml है, तो यहाँ पर 1000 ml, तो इसका मतलब बेस का अमाउंट ज़्यादा, तो ये कंसंट्रेटेड बेस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बेस क्या है, कम है, तो जब बेस कम होगा और लिक्विड उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो सिमिलर होगा, तब जाकर के इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूट कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर वाटर ज़्यादा है, यहाँ पर वाटर कम और NaOH ज़्यादा है, लेकिन वाटर दोनों में क्या है आपका सिमिलर ही है, लेकिन इसके कंपेयर में मतलब बेस के कंपेयर में यहाँ पर क्या है, कम है, और यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर 500 ml के लिए 1 लीटर, यहाँ पर 1000 ml के लिए 1 लीटर है, तो यहाँ पर ml वाटर क्या है, कम है। अगर पर ml वाटर कम होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड बेस कहेंगे। अगर पर ml वाटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको डाइल्यूट बेस कहेंगे। तो कोई भी अगर डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का बात करिए तो आप 2 सॉल्यूशन को लेकर के ही बात कर सकते हैं, इंडिविजुअली ना कोई डाइल्यूट है और ना ही कोई कंसंट्रेटेड है। अब नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। तो एसिडिटी क्या होता है, जिस तरह से हम लोग बेसिसिटी को डिफाइन किए थे उसी तरह से एसिडिटी को डिफाइन करेंगे। तब बात है बेसिसिटी हम लोग एसिड में पढ़ रहे थे, और एसिडिटी हम लोग क्या कहेंगे, बेस में पढ़े, तो वहाँ पर भी H+ आयन रिलीज कर रहा था। तो जितना कोई भी एसिड जितना H+ आयन रिलीज करेगा उसी को उसका हम लोग क्या कह रहे थे, बेसिसिटी कह रहे थे। तो यहाँ पर एसिडिटी है, तो यहाँ पर H+ आयन तो रिलीज करेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या रिलीज करेगा, OH- आयन रिलीज करेगा। तो जो कोई भी बेस जितने नंबर ऑफ OH- आयन रिलीज करेगा बाय द कंप्लीट आयोनाइजेशन, तो उसका उस बेस को उस नंबर को क्या कहेंगे, एसिडिटी कहेंगे। जैसे अगर NaOH का बात करें तो NaOH अगर कंप्लीट आयनाइजेशन में जाता है तो Na+ और OH- आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो कितने OH-, 1 OH-। तो अगर एक ही OH- आयन रिलीज कर रहा है NaOH, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका एसिडिटी 1 हो जाएगा। अगर MgOH का होल 2 का बात करें, यहाँ से देखिए MgOH का होल 2 का बात करें तो यहाँ पर कितने OH- आयन रिलीज कर रहा है, 2। इसका मतलब इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा, 2। तो अब एसिडिटी आप समझ रहे हैं किसको कह रहे हैं, एसिडिटी एक नंबर है जो किसका नंबर है, OH- आयन का नंबर है, और OH- आयन जो जितना ज़्यादा रिलीज करेगा उसका एसिडिटी उतना ज़्यादा होगा। तो एसिडिटी ऑफ a base is determined by the number of hydroxides ion produced by per molecules of base on complete dissociation in water। तो अगर हम लोग वाटर में देंगे वो complete dissociation करेगा, और complete dissociation के बाद जितने नंबर ऑफ OH- आयन रिलीज करेगा वन मॉलिक्यूल, तो उसी को उसका क्या कहेंगे हम लोग, एसिडिटी कह देंगे। जैसे यहाँ पर ZnOH का होल 2 अगर ये डिसोसिएट कर रहा है तो कितने OH- आयन रिलीज कर रहा है, 2। तो इसका मतलब ZnOH का होल 2 का कितना होगा, एसिडिटी 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी बेस को भी क्लासीफाई किया गया। तो सबसे पहला आपका क्या है, सबसे पहला है मोनो एसिडिक बेस। तो मोनो एसिडिक बेस किसको कहेंगे, अगर कोई भी बेस एक ही OH- आयन रिलीज करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे मोनो एसिडिक बेस। द बेस ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस 1 हाइड्रोक्साइल आयन इन एक्वा सॉल्यूशन इज नोन एज मोनो एसिडिक बेस।
जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+OH माइनस आयन का फॉर्मेशन किया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनो एसिडिक बेस। अगर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स का बात करें तो K+ एंड OH माइनस आयन का फॉर्मेशन कराती है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, मोनो एसिडिक बेस। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर रहा है और NOH माइनस आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, वो भी कितना 1। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखा हुआ नहीं रहता तो इसका मतलब हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो जितने सारे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स आयन रिलीज कर रहा है, 1। तो इस सब को हम लोग क्या कहेंगे, मोनो एसिडिक बेस। अब नेक्स्ट है आपका डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस क्या होगा, डाई मतलब 2 होगा, एसिडिक मतलब क्या होगा, जितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, द बेस ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस 2 हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक्वस सॉल्यूशन में 2 हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो रहा होता है बाय द कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाई एसिडिक बेस। जैसे एग्जांपल में देखें आप यहाँ से, तो डाई एसिडिक बेस का एग्जांपल क्या होगा, पहला CaOH का होल 2, तो Ca2 प्लस 2 OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर कितने OH माइनस आयन रिलीज कर रहे हैं, 2। तो इसका मतलब इसका बेसिसिटी क्या, सॉरी एसिडिटी क्या हो जाएगा आपका, 2। तो ये डाई एसिडिक बेस हो गया। अगर MgOH का होल 2 को देखें तो MgOH का होल 2 में क्या हो रहा है, Mg2 प्लस और 2 OH माइनस आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ OH माइनस कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर भी रिलीज कर रहा है 2, तो इसको कहेंगे क्या, डाई एसिडिक बेस। अगर FeOH का होल 2 देखें तो FeOH का होल 2 भी फेरस हाइड्रोक्साइड्स भी Fe2 प्लस फेरस आयन प्लस 2 OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है। तो ये सब में कितने OH माइनस आयन रिलीज हो रहे हैं, 2 OH माइनस आयन रिलीज हो रहा है बाय द कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। तब जाकर के इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाई एसिडिक बेस कहेंगे। अगर आप दूसरा बात मतलब तीसरा कैटेगरी का बात करें तो तीसरा में क्या है, ट्राई एसिडिक बेस। ट्राई एसिडिक बेस किसको कहेंगे, अगर 3 OH माइनस आयन रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको ट्राई एसिडिक बेस कहेंगे। The base on complete ionization produce 3 hydroxides ion in aqueous solution। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al+3 और 3 OH माइनस आयन का फॉर्मेशन कर रहा था, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स को ट्राई एसिडिक बेस कहेंगे। लेकिन आयरन जो है वो 2 तरह के आयंस का फॉर्मेशन करता है, Fe2+ एंड Fe3+, फेरस एंड फेरिक। यहाँ पर Fe3+ के फॉर्म में है तो इसको हम लोग कहेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड्स। तो FeOH का होल 2 को अगर हम लोग वाटर में देंगे तो Fe3+ एंड 3 OH माइनस आयन का फॉर्मेशन करेगा, तब जाकर के इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राई एसिडिक बेस। तो ये है आपका एसिडिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। तो ट्राई एसिडिक हो गया जो 3 OH माइनस आयन रिलीज करेगा, डाई एसिडिक हो गया जो 2 OH माइनस आयन रिलीज करेगा, और मोनो एसिडिक हो गया जो 1 OH माइनस आयन रिलीज करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे मोनो एसिडिक बेस। अब बात आई प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज किसी भी चीज का कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड सेकेंड वन इज केमिकल। तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि इस वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।